नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग देख रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन कर रहे थे, तो कॉम्प्रीहेंशन में हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने जो है 2025 का पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है देख लिया था कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। और हमें अब जो है अगला मतलब आज भी 10 क्वेश्चन हम लोग कम से कम देखेंगे। तो हमारा जो है अगला 10 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। हमने उसमें जो है ये लगभग जो है 21 है ना, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। अब 23वां नंबर क्वेश्चन हमको करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, परिच्छेद 2 से आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सही समय पे जब भी क्लास अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आएगा ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि हम आपके भाई जैसे ही हैं, है ना, भाई जैसे ही समझना। मैं कोई जो भी चीज़ें नहीं आएगी वो पूछ लेना, मैं एक भाई की तरह ही आपको बताऊंगा, ठीक है, भाई की तरह, दोस्त की तरह ही बताऊंगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो परिच्छेद पहला है हमारा आज का, ये भी 2025 का ही पीवाईक्यू है। आज लगभग 27-28 क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग जो है एक में जो है एक वीडियो में जो है 10 जो है हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग पर डे जो है 10 देखेंगे तो अभी हमारा 25 क्या नाम है, लगभग 2-3 महीने हैं अभी। जब 2-3 महीने में मान लो 70 दिन अगर हैं, तब भी जो है लगभग 220-230 जो है कॉम्प्रीहेंशन देख सकते हैं आराम से, है ना। ऊपर ही देख लेंगे, ज़्यादा ही देख लेंगे। गुणा गणित तो मैं तो गुणा गणित नहीं लगाया हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अलावा सारा सब्जेक्ट हम देख कर मिला के बता रहे हैं आपको। तो हम लोग बहुत ही सारा देख सकते हैं अभी। अगर एक दिन में 10 देख रहे हैं तो इस हिसाब से अगर महीने भर में देखेंगे हम लोग, है ना, 300 हो जाएगा। और इस हिसाब से जो है 3 महीने में हमारा 900 700-800 कॉम्प्रीहेंशन, इतना ज़्यादा तो होगा भी नहीं। तो सारा देख लेंगे जितना भी पीवाईक्यू है। तो आप लोग स्टार्ट करिए। पहला ही हमारा क्वेश्चन है ये, फटाफट। कह रहा है हमारे देश में हथकरघाओं, है ना, हथकरघों को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। यह विचार लोक निर्माण विभाग, है ना, लोक निर्माण का भाग बन गया है, और राज्य को जो है इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक जो है वैध आधार प्रदान करता है। किंतु आज जो है एकल रैखिक सत्व के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। संस्कृति परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यान, है ना, आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है कि इनसे बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्गमित हुए हैं, कम की गई और कभी कभी बलात् दबाई गई, है ना, पहचाने इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस पृष्ठपट के सम्मुख जब हथकरघे को पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, और आश्चर्यजनक नहीं है कि जो है जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करना पसंद करता है। करने का प्रयास कीजिए। अच्छे से आपको परिच्छेद दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको कलर कर दूं।
ये चैनल आप लोगों का है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है आने वाला जो वीडियो हो आपको मिल सके। चलिए हम फटाफट इसको कर देते। तो इसमें करा हमारे देश के जो है हथकरघों को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है ना। यह करा यह विचार लोक निर्माण का जो है भाग बन गया है और राज्य को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। किंतु आज लेखक कह रहा है कि जो है आज एकल रैखिक सत्व के रूप में परंपरा की इस धारा का पुरजोर विरोध करता है। क्या करता है? पुरजोर विरोध करता है ना। ठीक है। इसके बाद कह रहा है सांस्कृतिक जो परंपरा है को जो है एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को जो है इस रूप में देखा जा रहा है ना, कि इसमें जो है बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्गमित हुए हैं, कम से कम की गई जो है और कभी बालात जो है दबाई गई। इसमें जो है ना कभी जो बालात दबाई गई, इसके बाद कह रहे पहचाने इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। जो पहचान है वो अपने उचित स्थान के लिए जो क्या कर रही हैं? संघर्ष कर रही हैं। तो कह रहा है इस पृष्ठपट के सम्मुख जब हथकरघे को पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो है जनसंख्या एक बड़ा इस वर्ग की जो है उपेक्षा करना पसंद करता है ना। उधर पहले क्या बोला कि पुरजोर विरोध करता है, फिर क्या कह रहा है इधर कि उपेक्षा करना पसंद करता है। और जो है पहचान और इतिहास को क्या होता है? निर्गमित होता है ना। तो हम इसका जो है आंसर देखेंगे। एक बार इसका आंसर देखिए, यहाँ पे है, ये है 23वां आंसर। यही है। तो इसमें कह रहा है हथकरघा उद्योग को जो है संस्कृत विरासत के परीक्षण से संबंध सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। तर्कसंगत जो सर्वाधिक विवेकपूर्ण संदेश है उसी को कह रहा है ये, यानी कि जो पैसेज है उसमें जो मूल भावना उसका निकल के आ रहा है, जो सबसे तर्कसंगत है वही बात आपको इसमें लिखना है, अपने विवेकपूर्ण संदेश, है ना। कह रहा है हथकरघा उद्योग को जो है राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कला रूपों और प्राचीन परंपराओं का परीक्षण सुनिश्चित होता है। इसके अलावा कह रहा है हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों का जो है आधुनिकीकरण कर इन्हें जो है आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जाना चाहिए। उसके बाद डी कह रहा है हथकरघा उत्पादों को जो है मशीन निर्मित अविकल्प उत्पादों में जो है बदल देने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक लोकप्रिय बन सकें। तो ऐसा बात कहीं बोला है वो? हाँ, ऐसा बात बोला है? तो उसने ये बात तो वहाँ पे बोला नहीं, आप एक बार ये देख लीजिए। ये कह रहा है कि उत्पादों में जो है बदल देने की आवश्यकता ताकि वे अधिक लोकप्रिय बन सकें। हथकरघा उद्योग कर उत्पादों को मशीन निर्मित विकल्प, तो ऐसा बात उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मशीनों से ऐसा कुछ करना चाहिए। हथकरघा को जो परंपरा और सतत सुनिश्चित करने वाली संस्कृति में समाहित किया जाता है, ऐसा बात बोला है ना। मशीन का कोई इसमें नाम भी नहीं लिया है। कह रहा है सम्मुख जब हथकरघे को जो पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो है जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है इसकी उपेक्षा करना पसंद करता है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है हथकरघा क्षेत्र की जो घरेलू इकाइयों की आधुनिकीकरण कर जो है उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जाना चाहिए। तो वो ये बात भी नहीं कह रहा है।
उसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि हस्तकरघा जो उद्योग है वो हमारी संस्कृति विरासत से है ना, तो उसका जो आख्यान से जो हमको मुक्त करने की आवश्यकता का इस तरीके का वही बात कह रहा है ये। क्योंकि देखो कह रहा हथकरघा जो हमारा परंपरा है, जो हमारी परंपराओं और सतत सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समेकित किया जाती है, यह जो है विचार लोक नीति निर्माण का जो है भाग बन गया है और राज्य को इस क्षेत्र को जो बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है ना। तो इस तरीके का बात कर रहा है। तो ये हम पहला ही आंसर में बिल्कुल मैच खा रहा है ये, इसकी जो तर्कसंगत बातें कि जो हमारा हथकरघा उद्योग था पहले, वही तो हमारी विरासत है, वो हमारी परंपरा थी, वो हमारी विरासत थी। उसके परीक्षण से संबंध सीमित जो आख्यान से मुक्त करने की जो आवश्यकता है ना, सीमित संबंध सीमित आख्यान से। हथकरघा उद्योग को कह रहा थी, देखो बी में, हथकरघा उद्योग को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कला रूप, ये ऐसा बात तो कहीं नहीं लिखा है उसमें। अब हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 23वां, अब 24वां देख लीजिए, इसी पे 24वां नंबर भी है। कह रहा है उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाइए। तो इसमें कह रहा है हथकरघा क्षेत्र में राज्य को किसी भी रूप में अंतर्गत होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, और तेजी से बदलते हुए आधुनिक विश्व में हथकरघा उत्पाद अपसंदीदा और आकर्षक नहीं रहा। तो ऐसा कहाँ बोल रहा है वो, उसने ये ऐसा बात बोला कहीं? और ये हथकरघा क्षेत्र में जो है राज्य को किसी भी रूप में अंतर्गत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी बात उसने कहीं बोला है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 25 नंबर तो नहीं है, आगे देखते हैं। ये हमारा परिच्छेद है 25वां, 31वां नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। 31वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए इसको फटाफट। तो इसमें कह रहा है दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो है परीक्षाओं है ना के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति की ही हमारी विशिष्टता हो गई है। कह रहा है किंतु समाज की नई मांगों और जो है भविष्य के कार्यक्षेत्रों के लिए शिक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलाप से सीखने, उसी मुद्दे पर वह बहुविधा परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और जो है चिंतन और सुव्यक्ता की अपेक्षा है। उस शिक्षा को या तो जो है सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर या जो है लोक मनस्थिति का जो है निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा है ना प्राप्ति पूरी तौर पर यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण का जो पुनर्विष्कार आवश्यक है, ये बातें कह रहा है ये। दुर्भाग्यवश देश में ना, फटाफट देख लीजिए इसका एक बारी, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला कह रहा भारत के पास अपने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है, ये सब बात कहीं बोला है उसने? तो पहले ही ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, उसके हमें जो है देखना है, जो परिच्छेद दिया गया है, जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है उसी के अनुसार देखना है, उससे अलग में या अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसमें ये देखो कहीं नहीं दिया था उसमें। दूसरा कह रहा है देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं होने चाहिए। तो इस परिच्छेद में कहीं ऐसी बात कही गई है? कह रहा दुर्भाग्यवश देश परीक्षाओं है ना, दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति ही हमारी विशेषता हो गई है, जबकि है ना हो गई है। कह रहा किंतु समाज की नई मांगों और भविष्य के कार्यक्षेत्र के लिए समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलाप से सीखने, उसी मुद्दे पर बहुविधा
परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और चिंतन और सुव्यक्तता की अपेक्षा है। कह रहा है उच्च शिक्षा को या तो जो है सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर या जो है लोक मनस्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता है ना नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति जो है पूरी तौर पर जो है यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण का जो है पुनर्विष्कार आवश्यक है, ये बात बोला है। तो अब इसमें देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत था। दूसरा कह रहा है उच्च देश में, कह रहा है देश में जो है उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात वहाँ कहीं नहीं लिखी गई, क्योंकि हमको देखना केंद्रीय विचार का जो मतलब उसका जो पैरा दिया गया है उसका अनुसार पूछ रहा है ना, सर्वोत्तम रूप से कि कौन सा ये जो इसमें कथन जो उसको प्रतिबिंबित कर रहा है कि कहना लेखक के कहने का मतलब क्या हो रहा है इसमें से सबसे अच्छा। तो कह रहा है उच्च शिक्षा हेतु कक्षा क्लासरूम उपागम को हटा देना चाहिए। ऐसा बात कहीं लिखा है उसमें परिच्छेद में? कहीं नहीं लिखा है। तो कक्षा इसमें आगे कह रहा है कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण का पुनर्विष्कार करना आवश्यक है। ये बात कही गई ना, ये देखो शिक्षण का पुनर्विष्कार करना क्या करना है? आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो फटाफट जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बता दीजिएगा सर समझ में आ रहा है, भैया समझ में आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा 31 का डी सही है। अब हमारा 32 नंबर भी क्वेश्चन है, इसमें देखता हूँ 32 नंबर क्या है। 31 के बाद 32 नंबर है, इसी के ऊपर आधारित है। कह रहा उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं, है ना। कह रहा है इसमें जो है उच्च शिक्षा सतत विकास होने वाला विषय है, जिसे जो है समाज पूर्वधारणा बनाना है। इसमें पूर्वधारणा मतलब अजम्पशन में आप गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आपको उसी पैरा के अनुसार बनाना है अजम्पशन। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच के अजम्पशन बनाते हुए व्यक्ति सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर उसकी आंखें लाल है तो बोलोगे हो सके दारू भी पिए रखा होगा, हो सके दारू ने पिए और रात भर पढ़ा हो तब भी उसका आंख लाल हो जाता है ना। तो गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो, इस वजह से उसी परिच्छेद के अनुसार बनाओ पूर्वधारणा। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ क्या होता है, पंक्तिबद्ध है ना, होने की आवश्यकता है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का जो है विनिधान नहीं किया जाता है ना। दोनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आंसर दो। अब देख लो इसमें कौन सा वैध है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है ना तो एक ना ही दो। तो एक बारी सोच लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं हम फटाफट, एक बार क्वेश्चन देख लो। यही क्वेश्चन था ना। दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए हमारी विशेषता हो गई है, किंतु समाज की नई मांगों और भविष्य के कार्य क्षेत्र के लिए समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलाप से सीखने उसी मुद्दे पर बहुविद्या परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, है ना, बहुविद्या पर तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और चिंतन और सुव्यक्तता की अपेक्षा जो है उच्च शिक्षा को या तो सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर या जो है लोक मनस्थिति का जो है निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तौर पर यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि जो है क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण का पुनर्विष्कार आवश्यक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई, जिसमें कह रहा है उच्च शिक्षा की बात कही है ना। उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है,
जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है। ये बातें वही यही तो वो कहना चाहता है लेखक, कि जो है कि मतलब जो उच्च शिक्षा है ना उसका सतत विकास हो, और वो ना समाज के सभी जो वर्ग हैं, सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ना उसकी विकास को ना पंक्तिबद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जाता। तो ऐसा थोड़ी है कि क्यों नहीं निधि, हमारे यहाँ हर साल बजट पास होता है, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब हमारा ये है अगला जो है परिच्छेद, ये देखो इससे हमारा कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो 32 ही होगा, 33 नंबर और 34 नंबर 2 क्वेश्चन होगा इससे। फटाफट पढ़ो। फटाफट देखो और लगाने का प्रयास करो कौन सा सही होता है। एक तो सामने में ही 34 नंबर ही सामने में देख लो, मिला लो। पूर्व धारणाएं बनाने के कह रहा है तो गलत भी एजम्पशन हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा एजम्पशन सटीक बैठता है दोनों ऑप्शन में से, या दोनों बैठते हैं तो दोनों ठीक है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कह रहा है यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में असमानता है तो जो है खाद्य उत्पादन और उपयोग में उससे भी अधिक असमानता है ना। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं उनका पशु उत्पादों का उपयोग बढ़ता जाता है ना। उपभोग क्या होता है, बढ़ता जाता है। जो पशु उत्पाद होते हैं जैसे मीट मुर्गा वगैरह इस तरीके का है ना, पशु उत्पाद। इसका अर्थ है कि दाना और पशु उत्पाद और एक चीज़ दूध वगैरह भी को भी ले सकते हो। तो कह रहा है इसमें है ना, इसका अर्थ है कि दाना और फलियों जैसे मूलभूत खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्य के का सीधे भरण कर सकता है ना, मनुष्य का सीधे भरण कर सकता है, वह इसके बजाय कुक्कुट पालन और बड़े फार्म पशुओं के जो है चारे में बदला जा रहा है। तथापि कह रहा है इसमें पादप आधारित आहार का मनुष्य के पादप जो आधारित आहार होता है वो मनुष्य के लिए ना पशु आहार में यह परिवर्तन फलदायी होने से काफ़ी दूर है। कह रहा हमें कुक्कुटों को खाने से उन्हें खिलाई गई कैलोरी का केवल 16% भाग ही वापस मिल पाता है ना। कह रहा है मिल पाता है। बड़े पशुओं में जिन्हें जो है पशुवध से पहले है ना, पशुवध से पहले उनमें वसा और कुछ प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खिलाया जाता है। यह जो है परिवर्तन दर और कम होकर 5 से लेकर 7% तक रह जाती है। ठीक है, तो देखो बहुत ही क्रिटिकल है ये, बजाने वाला थोड़ा सा वैसा पैसेज है, ध्यान से। कह रहा पशुओं का उत्पाद का उपभोग बढ़ता है, इसका अर्थ है कि दाना फलियों और मूलभूत जो खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्यों का जो है सीधे भरण करता है। क्या करता है, भरण करता है। वह इसके बजाय जो कुक्कुट पालन है ना और बड़े फार्म पशुओं के चारे में बदला जा रहा है। तथापि कह रहा है पादप आधारित जो आहार है वो मनुष्यों के लिए पशु आहार में है ना, मनुष्यों के लिए क्या होता है कि पशु आहार में या
परिवर्तन क्या है, फलदायी होने से दूर है, काफ़ी दूर है। कह रहा ये जो है जो परिवर्तन हो रहा है ये मनुष्यों के जो है ना, मनुष्यों के लिए का पशु आहार में यह परिवर्तन जो है काफ़ी फलदायी से दूर है। कह रहा हमें कुक्कुटों को जो है खाने से उन्हें जो है खिलाई गई कैलोरी का केवल जो है 16% भाग वापस मिल पाता है ना, जो हम कैलोरीज को खिला रहे हैं पशुओं को। बड़े पशुओं में जिन्हें पशुवध से पहले उनमें हम वसा और कुछ प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खिलाते हैं। जैसे जब कुछ वसा और प्रोटीन के लिए हम जो आजकल जो मतलब गाय वगैरह और भैंस वगैरह कट रही हैं कई, है ना, तो उसमें क्या होता है ये लोग पहले ये चीज़ें खिलाते हैं ताकि जानवर जो है उनके अंदर प्रोटीन हो जाए। यह परिवर्तन अंदर कर रहा है और कम होकर जो है 5 से लेकर जो है 7% तक रह जाती हैं। मैंने गाय को नाम ले लिया, ये इसमें लिखा नहीं है तो मुझे नहीं लेना चाहिए था, है ना। अन्य भी कई जैसे बड़े पशुओं को मैं कह सकता हूँ पशु, तो उनको, है ना। तो ये बातें कह रहा है इसमें। अब इसमें देखो कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेदों के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाइए। तो पूर्व धारणा बनाना कह रहा प्रत्येक देश में जो है खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उससे जो है संगत रूप में रखना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता कि संगत, अब जैसे अगर भारत है, भारत के अंदर में लोग जो है मीट मुर्गा ये सब खाने लगें तो क्या सरकार ऐसी करेगी यहाँ पे खेती करना बंद कर देगी, लोगों को मीट मुर्गा खिलाने लगेगी? समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार जो है क्या कर ये करने लगेगी। तो समाज को समझाने का प्रयास करेगी। कई संस्थान होते हैं जो कहते हैं शाकाहारी बनो, है ना, कई जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी समझाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है देश, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये चीज़ें नहीं हो रही है ना। पूर्व धारणा में तो हमको जो है सही भी हो सकता है, गलत भी होता है, हमको अपने अनुसार अनुमान लगा के बताना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है लेखक, हम, है ना। उसके कहने का मतलब यही वो सोच रहा होगा अपने मन में कि समृद्धतर समाज जो है ना अपने किसी उत्पाद के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण क्या करता है, खाद्य, है ना, जो खाद्य है सामग्रियों की कैलोरी में जो है भारी हानि उठाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। कह समृद्धतर जो समाज जो है अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं हो रहा, जो अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के कारण खाद्य सामग्रियों की जो कैलोरियों में जो है भारी हानि उठाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो यही बात तो ये कह रहा है कि जो है देखो कि खिलाई गई कैलोरी का जो है 16% भाग वापस मिल पाता है ना, 16% भाग, बाकी सारा जो कैलोरी वो कहाँ, वो तो वेस्ट हो जा रहा है। तो बड़े पशुओं में जो है उन्हें पशुवध से पहले उन्हें वसा और प्रोटीन इस तरीके खिलाया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस परिच्छेद में जो है मर्म को सर्वोत्तम रूप से, तो मतलब राइटर क्या कहना चाहता है, उसका मन का मर्म क्या है, उसको सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, वो बताओ। लेखक तो यही कहना चाहता ना, यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में जो असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपयोग, है ना, जो खाद्य उत्पादन हो रहा है और उपयोग से उससे भी अधिक असमानता है। क्योंकि खाद्य उत्पादन बहुत ज़्यादा, खाद्य उत्पादन पता नहीं कितना है, फिर उपयोग लेकिन उससे भी अधिक, इन दोनों में असमानता दिख रहा है, कोई ज़्यादा है कोई कम है ना। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं उनका पशु उत्पादों का उपभोग बढ़ता जाता है, जो पशु उत्पादन उनका उपभोग उन पर बढ़ता जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि दाना और फलियों जैसी जो मूलभूत खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो है मनुष्य को आज सीधे भरण कर सकता है ना। कह रहा है कि जैसे जैसे मतलब जो फली होते हैं, मूलभूत जो खाद्य सामग्री का जो बड़ा भाग होता है मनुष्य को ना सीधे भरण पोषण कर सकता है। इसके बजाय वो क्या करते हैं, लेकिन कुक्कुट पालन और बड़े फार्म पशुओं के चारे में बदला जाता है उनको, और तथापि क्या करते हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो है, अच्छा एक मिनट पढ़ लेता हूँ पहले। एक कह रहा है इसमें समृद्धतर समाज, है ना,
कह रहा है समृद्धतर जो समाज है वो जो है अनाज आधारित खाद्य के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक लोक नीति की तत्काल आवश्यकता है। ये ऐसा थोड़ी करा कि आवश्यकता है तत्काल नीति की, उसने कभी ऐसा बात भी नहीं किया। अब देखेंगे दूसरा कह रहा है उत्पाद और उपयोग, है ना, कहीं क्या कह रहा है, उत्पाद और उपयोग की बात कर। उत्पाद और उपयोग के आधार पर जो है पशु आधारित खाद्य अनाज पादप आधारित जो है खाद्य से काफ़ी कम फलदायी हैं। उत्पाद और उपयोग के आधार पर, है ना, पशु आधारित जो खाद्य है वो अनाज पादप आधारित खाद्य से काफ़ी कम फलदायी हैं। वो यही तो बात कह रहा है कब से, समझा के यही तो कह रहा है कि खाद्य उत्पादन और उपयोग में जो है उससे जो है काफ़ी असमानता अधिक है, धनी होते कर उसका पशु उत्पादों का उपयोग बढ़ता जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दाना फलभूति, है ना, तो यही तो ये बातें कह रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। नीचे वाला देख लो एक बारी, कह रहा हमारे दैनिक आहार में पशु आधारित प्रोटीन का, है ना, पशु आधारित जो है प्रोटीन का स्थान पादप आधारित प्रोटीन को ले लेना चाहिए। ऐसा भी बात उसने नहीं किया कि इनका स्थान वो ले लें उनका स्थान वो ले लें, स्थानांतरण कर लें। डी कह रहा है किसी भी तीव्र परिवर्तनशील समाज में खाद्य उत्पादन और उपभोग में असमानता परिहार है। ऐसा भी नहीं उसने कहा। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कितना नंबर था ये, 34। अब हम अगला देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, 34 के बाद ये 41 नंबर है। हाँ करिए। आज के डेट का ये 7वां क्वेश्चन है। देखो जितना हम लोग कर पाते हैं उतना करेंगे 1 घंटे में। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, ये करने का प्रयास कीजिए फटाफट, टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम नहीं है आपके पास। क्वेश्चन देख लीजिए, ये है 42वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे 41 नंबर पहले देख लीजिए। इकतालीस नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसका जवाब इसी परिच्छेद में ही दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है, कह रहा अनेक देश, है ना, यह वायदा कर रहे हैं, क्या वायदा कर रहे हैं, अनेक देश यह वायदा कर रहे हैं कि वे जो है अगले 30 वर्ष तक जो है निवल शून्य कार्बन तक आ जाएंगे, है ना, अर्थात घरेलू उत्सर्जनों को जो है घट कर जो है शून्य के निकट आ जाना होगा। एक अग्रणी जो है जलवायु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जो है अधिक से अधिक मांग पक्ष उपायों जैसे कि व्यक्तियों और जो परिवारों के व्यवहार परक परिवर्तन के माध्यम से आधा, है ना, न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। और कह रहा है और उसे
भी यह जो है अपेक्षा होगी कि जो है पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियों और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें, ताकि जो है न्यून कार्बन विकल्पों है ना को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और जो है अधिक विस्तृत रूप से जो है उपलब्ध बनाया जा सके। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो अनेक देश जो है वादा कर रहे हैं कि वो अगले 30 वर्षों तक जो निवल कार्बन CO2 उत्सर्जन हो रहा है उसमें जो है ना निवल शून्य कार्बन तक वो आ जाएं और जो घरेलू उत्सर्जन को घटा करके ना शून्य के निकट ले जाएं, निकट तक आ जाने के उनका मन है। और एक जो है अग्रणी जो जलवायु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग पक्ष जो उपायों जैसे कि जो है व्यक्तियों और परिवारों के जो व्यवहार परक परिवर्तन के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है, कह रहे हैं। और उसे यह भी मतलब अपेक्षा होगी कि जो है पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनी सरकारें और जो है ना अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें, ताकि जो है न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और जो है अधिक विस्तृत रूप से जो है उपलब्ध बनाया जा सके। ऐसी बातें कह रहे हैं। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं फटाफट इसमें जो है क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के जो है केंद्रीय विचार, मतलब जो इसका केंद्रीय विचार है, सर्वोत्तम विषय उसको प्रतिबिंबित कर रहा है, इसका इस पैसेज का मतलब क्या है, उसका मर्म क्या है ना, वही पूछ रहा है केंद्रीय विचार। इसने जो है इसमें शब्दों का बस खेल है, शब्द बदल लेते हैं। अब देखो ऑप्शन में कह रहा है निवल शून्य कार्बन तक जाना केवल घरेलू उत्सर्जनों में न्यूनीकरण लाकर ही संभव है। ऐसा बात कहीं कहा है उसमें कि केवल, अब केवल भी इसमें लग गया है। कह रहा निवल शून्य कार्बन तक जाना केवल घरेलू, तो केवल शब्द लगा दिए तो यहीं तो ये कांड कर दिया। दूसरा हम देखेंगे भी, कह रहा लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार उन्हें जो है प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है ना। ये बात थोड़ा सा मेरे को सही लग रही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं पहले। सी कह रहा है न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का जो है प्रयोग कर लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ऐसा बात वहाँ पे कहाँ कहा है, ऐसा बात तो मैंने सुना नहीं। कह रहा न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का जो प्रयोग करके लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की, ये इसने कहा ही नहीं है। और इसके बाद डी कह रहा है जो विनिर्माण उद्योग न्यून कार्बन है ना, न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का जो है प्रयोग करते हैं उन्हें उपदान सब्सिडी प्रदान किए जाने चाहिए। सब्सिडी प्रदान करने की कहीं बात नहीं कही इसने, है ना, ये बात भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा, बी, ज़्यादा सटीक यही है। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी में 42 नंबर, कह रहा परिच्छेद है ना, कह रहा उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणा बनाना, अजम्पशन है। ठीक, तो अजम्पशन बनाइए। अजम्पशन बनाने का प्रयास कीजिए। बगल में देखो परिच्छेद तो दोनों दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन भी और परिच्छेद भी देख लो बगल में। तो इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन में, कंपनियों में जो है पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में जो है न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है ना, न्यून कार्बन व्यवहार क्या आ सकता है। और दूसरा कह रहा है लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? चलो देख लेते हैं इसको भी फटाफट, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है कंपनी में जो है पूर्ति पक्ष हैं, कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है, न्यून कार्बन जो है व्यवहार आ सकता है। तो यही तो वो कहना चाहता है कि मतलब अनेक देशों का जो है वायदा कर रहे हैं कि वो अगले 30 वर्षों में न्यून कार्बन तक जो आ जाएंगे, अर्थात जो घरेलू उत्सर्जन को
घटकर शून्य के निकट आ जाना होगा। और अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग जो पक्ष हैं उपायों जैसे व्यक्तियों और परिवारों के व्यवहारिक है ना परिवर्तनों के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। यही तो बात कह रहा है, ये न्यूनी व्यवहार आ सकता है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। ये तो गलत है। लोग सरकार है ना लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। ये कब इसने कहा? इसने तो कभी भी नहीं ऐसा बात किया है ना। इसने देखो यहाँ पे कह रहा है माध्यम से परिवर्तन कंपनियों को सरकारें अधिक योगदान प्रदान करें, जबकि कह रहा है सरकारें जो अधिक है ना योगदान प्रदान करें ताकि न्यू कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत सस्ता है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से मेरा ऑप्शन तो ए सही होना चाहिए। 42 का ए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद है ये दूसरा है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। कह रहा है केवल 50 वर्षों में ही विश्व का जो है कच्चे माल का उपभोग 4 गुना के आसपास 100 बिलियन है ना 100 बिलियन टन से अधिक हो गया। ठीक है। कह रहा है इसके जो है 9% से कम भाग को पुनः उपयोग में लाया जाता है। पुराने वाहनों की बैटरियों है ना बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकेल जैसे द्रव्य होते थे जो कीमती है ना और उन्हें प्राप्त करना दुष्कर भी होता था, मुश्किल हो सकता है। कह रहा है पूर्ति श्रृंखलाएं लंबी और जो है जटिल हैं। कह रहा है पूर्तिकर्ताओं के निकृष्ट वातावरणीय और जो है श्रम मानक है ना वातावरणीय और जो है श्रम मानक उनके खरीदारों के जोखिम को बढ़ा देते हैं। सामग्रियों में के जो है पुनः उपयोग करने में समझदारी है। एक बार जब बैटरियां अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुंच जाएं तो उन्हें पुनः फैक्ट्री में ले जाकर जो है उन्हें संगठकों को जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है और नई बैटरियों में डाला जा सकता है। तो ऐसी बातें कह रहा है वो। एक बार आप जो है क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये है 43 नंबर क्वेश्चन है। उसके अलावा हमारा 44 नंबर भी है इसी से। क्या 45 नंबर भी है क्या? नहीं, पहले 43 नंबर देख लो। तिरालीस नंबर देख लो, उसके बाद 44 नंबर देख लो। अगर वीडियो तेज होगा तो आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद ही आगे बढ़ना, इससे पहले आगे बढ़ना मत, छोड़ना नहीं। और लिख देना कि मैं धीमे चल रहा हूँ या तेज चल रहा हूँ। अगर धीमे चल रहा हूँ तो तेज चलूँगा, और तेज चल रहा हूँ तो धीमे चलूँगा। जैसा निर्देश दोगे वैसा मैं करूँगा, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा है, आपका है, ये आप लोगों का चैनल है। आप लोग जैसे कहेंगे वैसा ही होगा, इसमें कुछ अलग से नहीं होगा। कह रहा उपयुक्त 44वां नंबर क्वेश्चन जो है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं।
अब 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्वधारणाएं पूछ रहा है। वाहन, फैक्ट्रियां चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। और दूसरा कह रहा है आर्थिक समृद्धि खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत होती है। देख लीजिए फटाफट। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हो गया या नहीं हो गया? यही 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। चलिए हम देखते हैं अब यहाँ से, यही था ना। कह रहा है केवल 50 वर्षों में ही विश्व का कच्चे माल का उपभोग 4 गुना के आसपास, क्या होता है 4 गुना ना, 4 गुना के आसपास 100 बिलियन टन से अधिक हो गया। इसके जो है ना केवल 50 वर्षों में ही विश्व का जो कच्चे माल का उपभोग है वो 4 गुना के आसपास हो गया है ना, 100 बिलियन टन से अधिक हो गया है। 4 गुना के आसपास और 100 बिलियन टन से जो अधिक हो गया है। इसके जो है 9% से कम भाग को, है ना, 9% से जो है कम भाग को पुनः उपयोग में लाया जाता है। अब पुराने वाहनों की जो बैटरियों को क्या हो, उसमें जो है ना लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल जैसे द्रव्य होते थे जो बहुत ही कीमती होते थे, और इनको जो है ना प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर होता था, हो सकता है, अभी भी बहुत दुष्कर हो सकता है। पूर्ति जो श्रृंखलाएं लंबी और जटिल हैं, इसकी पूर्ति करना, है ना, इसकी जो पूर्ति करना, इनको प्राप्त करना, श्रृंखलाएं इनकी जो है वो बहुत ही लंबी और जटिल है। कह रहा है पूर्तिकर्ताओं के जो निकृष्ट वातावरणीय, है ना, वातावरणीय और श्रम मानक उनके खरीदारों के जोखिम को बढ़ा देते हैं। कह रहे जो श्रम मानक हैं उनके जो खरीदार हैं ना, उनके जोखिम को बहुत बढ़ा देते हैं। सामग्रियों के जो है पुनः उपयोग करने में समझदारी है, कि जो सामग्री ये पहले लगे थे ना, इनको फिर से उपयोग करने में ही समझदारी। जैसे पुरानी बैटरी को ले जाओ, फिर रिसाइकिल होकर के फिर नई बैटरी बन जाती है, उसके सारे सेटअप चेंज हो जाते हैं, है ना, करने में समझदारी है। कह रहा एक बार जब बैटरियां अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाएं, उन्हें पुनः फैक्ट्री में ले जा करके उनके संघटकों को जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है और नई बैटरियों में जो है डाला जा सकता है ना। तो ये बातें कही जा रही हैं कि उनको नई बैटरियों में डाला जा सकता है। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले में ही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो परिच्छेद द्वारा व्यक्त जो है सर्वाधिक तर्कसंगत, मतलब तर्क संगत है और विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश है, मतलब व्यवहारिक है और तर्कपूर्ण भी है। इसी में आंसर भी इसका इसी पैसेज में ही है, हमको अलग से सोच में नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ा तर्कपूर्ण संगत से हमको सोचना है और इसमें बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है, अति आवश्यक खनिजों का जो है पुनः उपयोग किए बिना हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं, है ना। अति आवश्यक खनिजों का पुनः उपयोग किए बिना, कह रहा है हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। क्या ऐसा कहीं पे कहा है? क्या ऐसा कहीं पे कहा है? तो ऐसा तो कहीं पे नहीं कहा है कि जो है अति आवश्यक जो खनिजों का पुनः उपयोग किए बिना, है ना, हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं। तो हरित अर्थव्यवस्था का कहाँ से बात आ रहा है? दूसरा कह रहा है भी में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में द्रव्यमान जो संसाधनों के पुनः उपयोग को तत्काल अनुकूलित किया जाना चाहिए, तत्काल किया जाना चाहिए, ऐसा उसने तुरंत नहीं कहा है। सी कह रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत समृद्धि के लिए उपयोगी हो सकती है। यही तो वो कहना चाहता है कि हमको चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए।
अगर तत्काल वाली बात रहेगी तो तत्काल कोई संसाधन हमारे पास है, तत्काल ख़त्म हो गया। तो और जब हम सतत विकास अपनाएंगे तो हमको हमेशा ही हमारा धारणीय विकास होता रहेगा। तो यही तो हमारा आंसर है, सी। ठीक है। डी में कह रहा कुछ उद्योग को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए द्रव्यात्मक संसाधनों का चक्रीय उपयोग एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प यहाँ कहाँ से आया? एकमात्र तो उसने कहीं नहीं कहा, और भी विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, और भी विकल्प हो सकते हैं। अब हमारा 44 नंबर क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। तो कह रहा उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। कह रहा वाहन बैक्टीरिया जो होती हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। वाहन बैक्टीरिया जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। ऐसा ऐसा उसने कहा कि ऐसा उसने कहाँ कहा है कि चक्रीय जो बैटरियाँ वो उदाहरण हैं? कहाँ कहा है? कहीं कहा है चक्रीय बैटरियाँ, है ना? उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जो अंतिम चरण, जो बैटरी मतलब ख़राब हो जाती है, अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है, फैक्ट्री में ले जा करके उसके संगठक को जो है ना, संगठकों को जो है पुनः प्राप्त करके नई बैटरी में डाला जा सकता है, उसके जो चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें ये कह रहा है। और हम क्या पढ़े, ये क्या कहे जा रहे हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण है वाहन की फैक्ट्रियाँ। तो गलत। वाहन फैक्ट्रियाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था, वाहन जो फैक्ट्रियाँ हैं वो चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। उसने वाहन का तो नाम भी नहीं लिया, है ना। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला इसमें जो है, तो उसमें कह रहा है अगले स्टेटमेंट में कि आर्थिक समृद्धि खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत होती है। चक्रीय जो समृद्धि है वो खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत होती है। चक्रीय समृद्धि, आर्थिक समृद्धि खनिज जो संसाधन है ना, संसाधनों के जो है चक्रीय उपयोग से जो है सुसंगत है। आर्थिक समृद्धि खनिज क्या कह रहा है? उपयोग में कोबाल्ट, को पुनः उपयोग करने की समझदारी से डाला जा सकता है। हाँ, तो ये कह रहा है, कहाँ गया, कि जो है आर्थिक जो समृद्धि खनिज जो संसाधन है ना, उनको जो चक्रीय उपयोग के लिए सुसंगत किया जाता है। वो कह रहा ना, पुरानी जो बैटरियाँ हैं जब वो डेड हो जा रही हैं उनको ले जाओ फैक्ट्री में, उनके जो चीज़ें हैं उसमें संसाधनों में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ना, ये 44 नंबर का बी सही हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, पहला नहीं। ठीक, हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, एक आधी क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, ये है। कितना नंबर है इसमें? 2 है। नहीं, कल से देखेंगे। आज हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। कल से हम यहाँ से करेंगे। कल हमारा जो है 51 नंबर क्वेश्चन है। आप सभी जो लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा वो लोग लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, मुझे फीडबैक दे देंगे मैं सही से करवा पा रहा हूँ या मुझे कोई चेंजिंग करनी है। थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, टाइम देना है आप लोगों को कि मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। बहुत सारी मेरे मन में चल रहे हैं बात, तो आप लोग ना प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि भैया आप सही कर रहे हो या मतलब आपको ये सुधार करना है। ठीक है, बाकी आप ही लोगों का चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों तक खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद। गुड नाइट।